कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की पढ़ाई हर दिन की तरह हम कक्षा 11वीं से करेंगे शुरुआत, और उसमें गणित में समुच्चय पाठ यानी सेट्स को और आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में संबंध एवं फलन के बारे में आगे पढ़ेंगे और बायोलॉजी में जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 5। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल, समृत अंतराल और वैनारे। आइए जानते हैं विवृत और समृत अंतराल किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विवृत अंतराल को हम खुला अंतराल और समृत अंतराल को हम बंद अंतराल के माध्यम से भी जानते हैं। विवृत खुला अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से जानते हैं। माना 5 और 7 एक अंतराल में है। यहाँ पे कहता है कि x जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? x a से बड़ा है और b से छोटा है। आइए इसको संख्या रेखा के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिया और 7 लिया। 5 से 7 तक के मध्य आने वाली सभी संख्याएं इस अंतराल का भाग होंगी। ओके दोस्तों, जिसमें 5 व 7 के क्रमश शामिल नहीं किया जाएगा। अतः ए बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। वह अंतराल जिसमें अतः बिंदु नहीं होते हैं उन्हें हम विवृत अंतराल के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं समृत अंतराल की। समृत अंतराल को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जहां पे कह रहा है कि ए बी सदस्य हैं एक प्राकृतिक संख्या का, और ए समृत अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। अगर ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखते हैं? x कॉलन का प्रयोग करेंगे, जहां x बता रहा है कि वो a से बड़ा है और उसके बराबर है, और b उससे छोटा है और उसके बराबर है। आइए पहले वाले उदाहरण से समझते हैं। पहले वाले में हमारे जो अंतराल में संख्या थी वो थी 5 और 7। अगर हम 5 और 7 को संख्या रेखा पे दर्शाएं तो हम 5 और 7 के मध्य आने वाली जितनी भी संख्या है सब इस अंतराल में होंगी, और a और b यानी 5 और 7 जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं उसे हम समृत बंद अंतराल भी कहते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर a और b दिया हुआ है, को a और b देखते ही पता चल रहा है कि ये विवृत अंतराल है। आइए इसको देखते हैं। अगर हमें संख्या रेखा पे दर्शाना पड़े तो हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पे a है और यहाँ पर b है। यहाँ पर खाली गोला हमें विवृत अंतराल को दर्शा रहा है, यानी a हमारा विवृत अंतराल है, b भी हमारा विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और दर्शा रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर a, b एक अंतराल में है। यहाँ पर a जो है समृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और b विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दिखेगा।
यहाँ पर A ये रहा और B ये रहा। यहाँ पे भरा गोला हमें समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है और B हमारा विवृत अंतराल को दर्शा रहा है। तीसरा, A, B दोनों ही A और B समवृत्त अंतराल को दर्शा रहे हैं। A हमारा भरा गोला समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है और B भी हमारा भरा गोला समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। यहाँ पर A, B हमें A जो है विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और B हमारा समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। जब हमने इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया तो A हमारा खाली गोला जो कि विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और B हमारा भरा गोला जो कि समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। आइए जानते हैं गणित में अंतराल। माना x जो है वो r का सदस्य है। यहाँ पर x जो कि -4 से बड़ा है और 6 के बराबर और उससे छोटा है। जब हमने इसको संख्या रेखा पे दर्शाया तो हमने लिखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारा यहाँ पर x जो है वो -4 से बड़ा है, तो हमारे पास ये -4 क्या प्रदर्शित कर रहा है? विवृत अंतराल। और 6 से छोटा और उसके बराबर है तो ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? समवृत्त अंतराल। वेन आरेख। दोस्तों, वेन आरेख क्या होता है? समुच्चय के अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यत वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, मतलब वेन आरेख एक ऐसा आरेख है जहाँ पे हम समुच्चय को आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसमें किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके जो उप समुच्चय होते हैं उनको एक वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है। एक आयत द्वारा और उनके अंदर के उप समुच्चय को उसके वृत्त द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक समुच्चय है A जिसके अवयव है 2, 4, 6 और एक है B समुच्चय जिसके अवयव है 1, 3, 5। जब हमने इसे वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया तो हमने सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा दिखाया और जो उसके अंदर के समुच्चय हैं A और B उनको हमने उस आयत के अंदर दर्शाया। A के अवयव है 2, 4, 6 और B के अवयव है 1, 3, 5। ये हमें वेन आरेख को दर्शा रहा है। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? विवृत अंतराल जिसको हम खुला अंतराल भी कहते हैं, समवृत्त अंतराल जिसको हम बंद अंतराल भी कहते हैं और वेन आरेख। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी NCERT की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम कवक जगत और कवक का वर्गीकरण समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवक जगत। दोस्तों, कवक जगत को हम फंजाई भी कहते हैं। आइए इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कवक विश्वव्यापी यानी कि कॉस्मोपॉलिटियन है, जिसका अर्थ है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं।
जैसे कि ये ब्रेड, अगर आप ब्रेड को कुछ दिन के लिए खुला नमी वाले स्थान पर छोड़ दें तो ब्रेड कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। यह कवक की वजह से होता है और ये फलों के ऊपर भी उग जाते हैं। कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो कि कवक जगत का एक सदस्य है वह एक कोशिकीय है। यह यीस्ट का माइक्रोस्कोपिक इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है और यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि वह एक लौता फंजाई का ऐसा सदस्य है जो कि एक कोशिकीय है। आइए दोस्तों अब कवक की शरीर की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक मशरूम है जो कि कवक जगत का एक सदस्य है। कवक तंतुमयी होते हैं। यह पतली लंबी धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कवक तंतु यानी कि हाइफा कहते हैं। बहुत सारे हाइफा आपस में मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। अब दोस्तों कवक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है संकोष्ठी कवक तंतु और दूसरा है पटीय कवक तंतु। अब दोस्तों आइए इनके बारे में जानते हैं। जो दोस्तों संकोष्ठी कवक तंतु होता है यह बटे नहीं होते, यानी कि इसमें सेप्टेट नहीं होता है और यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं और इनमें बहुकेंद्रीकृत कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरी तरफ जो पटीय कवक तंतु होता है उनमें सेप्टेट पाए जाते हैं। तो जिसका मतलब है कि यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स नहीं होती हैं, यह विभाजित होते हैं और इनके सेप्टेट में छिद्र होते हैं जिससे कि इनका कोशिका द्रव्य संपर्क में रहता है। और दोस्तों आपको एक और बात फंजाई यानी कि कवक के बारे में याद रखनी है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कवक जगत की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, जैसे कि ये मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, जिसका सरल भाषा में अर्थ है ये मृत जीवों पर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई परजीवी के रूप में भी रहते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दूसरे जंतु और पौधों पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई तो एल्गी के साथ भी रहते हैं जिन्हें हम लाइकन कहते हैं। और दोस्तों लाइकन कुछ इस प्रकार का दिखता है। और दोस्तों कुछ फंजाई पेड़ों के मूल के साथ संबंध बना के रहते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह फंजाई का बीजाणु है जो कि किसी एक पेड़ की मूल के साथ रहता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फंजाई में जनन को समझते हैं। फंजाई कायिक विधि यानी कि वेजिटेटिव मीन्स खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, विखंडन यानी कि फिशन, मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा जनन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु से होता है जिसे कोनिडिया अथवा धानी बीजाणु जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं अथवा चल बीजाणु जिसे हम जूस्पोर्स कहते हैं उनके द्वारा होता है। और दोस्तों इनमें लैंगिक जनन निषिक्तांड यानी कि ऊस्पोर्स, एस्कस बीजाणु यानी कि एस्कोस्पोर और बेसिडियम बीजाणु यानी कि बेसिडियोस्पोर्स से होता है। आइए दोस्तों फंजाई में लैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दो युग्मक जो कि चल अथवा अचल हो सकते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कुछ फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिकी अवस्था बनती है जिसका अर्थ है कि इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं। इस कंडीशन को हम केंद्रक युग्म यानी कि डायकैरियन कहते हैं और इस फेज को हम द्विकेंद्रक प्रावस्था यानी कि डायकैरियोफेज कहते हैं। बाद में
केंद्र सलयन होता है, जिसके बाद द्विगुणित कोशिका बनती है। इस द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के बाद अगुणित बीजाणु का उत्पादन होता है, जो कि बाद में माइसीलियम का निर्माण करता है। तो कुछ इस तरह से फंजाई में लैंगिक जनन के स्टेप्स होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कवक का वर्गीकरण समझते हैं। ये कवक जाल के आकार की, बीजाणु बनने तथा फलनकाय होने के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो जो सबसे पहला समूह इसका आता है उसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। अब इसको जानते हैं। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यह राइजोपस यानी कि ब्रेड माउल्ड है। यह फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है और यह ब्रेड पर उगता है, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं। अब हम फाइकोमाइसिटीज के कुछ विशेषताओं को जानेंगे। ये जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम सलीन स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। ये अलैंगिक जनन चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स तथा अचल बीजाणु यानी कि एप्लानोस्पोर्स के द्वारा करते हैं। ये बीजाणुधारी यानी कि स्पोरेंजियम से उत्पन्न होते हैं। आइए फाइकोमाइसिटीज के कुछ और उदाहरणों को जान लेते हैं। पहला है म्यूकर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, और दूसरा है एल्ब्यूगो। आइए अब कवक जगत के अगले समूह एस्कोमाइसिटीज को समझते हैं। इन्हें थैली फंजाई यानी कि सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। इनमें एक कोशिकी यानी कि यीस्ट और बहुकोशिकी पेनिसिलियम आते हैं, और पेनिसिलियम का चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमल रागी यानी कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का अर्थ है कि ये पशुओं के मल में उग जाते हैं। अब हम एस्कोमाइसिटीज के जनन को समझेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को जानेंगे। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया बीजाणु द्वारा होता है, और यह बीजाणु विशिष्ट कवक जाल कोनिडी मदर यानी कि कोनिडियोफोर पर उगते हैं और बाहरी ओर उत्पन्न होते हैं। ये कोनिडिया बीजाणु हाइफा यानी कि कवक तंतु का निर्माण करते हैं, और इनमें लैंगिक जनन एस्कोस्पोर्स यानी कि एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज को समझते हैं। इसमें मुख्यतः मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं। और दोस्तों, इनका कवक जाल भी शाखित तथा पटीय होता है। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के जनन को समझते हैं। दोस्तों, ये बेसिडियम फलनकाय है, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसमें बेसिडियम होता है, जहां पर केंद्रक सलयन तथा मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स यानी कि बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। यह बीजाणु नए फंजाई का निर्माण करते हैं। आइए अब बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। यह एगैरिकस है, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज का एक सदस्य है, और इसका अगला उदाहरण है ऑस्टिलैगो। ऑस्टिलैगो दोस्तों एक परजीवी के रूप में रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कवक के आखिरी समूह ड्यूटेरोमाइसिटीज को समझेंगे। आइए इनकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं, और इनके हमें अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है। और दोस्तों ये कोनिडिया से जनन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा की एक कॉलोनी है, और अल्टरनेरिया। यहां पर दोस्तों कवक जगत समाप्त होता है।
इस वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और जनन प्रक्रियाओं को समझा। और दोस्तों साथ ही में हमने कवक का वर्गीकरण भी जाना, जिसमें हमने इसके कुछ समूहों के बारे में चर्चा करी। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपके एनसीईआरटी किताब का एक जगत फंजाई यानी कि कवक को समाप्त कर लिया है। आप इसको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरयोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन का पार्ट 5। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं? वे संक्रियाएं जहां पर दो चीजों पर यानी दो अवयव पर अगर संक्रिया लगाया जाए तो वह दोनों मिलकर के एक तीसरा अवयव हमें देते हैं। जैसे कि जोड़ में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को लेते हैं और अगर हम उसमें जोड़ संक्रिया का प्रयोग करें तो जोड़ने के बाद एक तीसरी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसको कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, जहां पर दो अवयव को मिला करके उस पे संक्रिया लगा करके अगर हम कुछ तीसरा प्राप्त कर पाए। पढ़ते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में डिटेल में। किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, एक फलन स्टार जहां A क्रॉस A से A पर परिभाषित है, हम स्टार ब्रैकेट में A, B को A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये है परिभाषा द्विआधारी संक्रियाओं का। चलिए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में, द्विआधारी संक्रिया हमेशा किसी समुच्चय पर परिभाषित होती है। जैसे कि यहाँ पर A समुच्चय पर परिभाषित है। अब एक समुच्चय A पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार A क्रॉस A से A पर परिभाषित होगा, तब A स्टार B जहां पर A कैपिटल A में है, B अगेन कैपिटल A में है और इन दोनों पर संक्रिया लगाने के बाद जो A स्टार B प्राप्त होगा वो भी कैपिटल A में ही होगा, यानी वो समुच्चय जिस पर द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो ये है द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा और उसका मीनिंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। योग एक एग्जाम्पल है द्विआधारी संक्रिया। अगर हम योग को वास्तविक संख्या पर परिभाषित करें, यानी योग जो r क्रॉस r से r पर परिभाषित है, तब
a जमा b, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्या है, दोनों का योग भी वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 जमा 3, 4 एक वास्तविक संख्या है तथा 3 एक वास्तविक संख्या है। दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो हम कहेंगे योग एक द्विआधारी संख्या है अगर ये समुच्चय R पर परिभाषित है। चलिए गुणा जो वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, यानी गुणा R क्रॉस R से R पर परिभाषित है, तो ये भी एक द्विआधारी संख्या है, क्योंकि A क्रॉस A किसी भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी वास्तविक संख्या ही होता है। दोस्तों, क्या किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि जोड़ या गुणा तो हम दो से अधिक संख्याओं का भी करते हैं? यानी चलिए गुणा का एग्जाम्पल देते हैं। अगर मुझे A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 अवयव है। तो ये भी द्विआधारी संक्रिया ही है, क्योंकि अगर हमें A क्रॉस B क्रॉस C निकालना होता है तो हम पहले किसी दो संख्याओं को गुना करते हैं, इसीलिए वो द्विआधारी कहा जाएगा। और जो आंसर आएगा उसको फिर हम तीसरी संख्या से करते हैं। तो इसीलिए अगर हम दो से अधिक संख्याओं पर भी द्विआधारी संक्रिया लगा रहे हैं तो हम एक साथ नहीं लगाते, हम एक समय पर दो संख्या को ही लेते हैं। चलिए देखते हैं अंतर। क्या अंतर द्विआधारी संक्रिया है? तो अंतर अगर हम वास्तविक संख्या पर देखें तो जी हाँ, ये एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि किसी दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी वास्तविक संख्या ही होता है। पर क्या अंतर प्राकृत संख्याओं पर भी द्विआधारी संक्रिया होगी? तो नहीं। प्राकृत संख्या में अगर मैं पहली संख्या 5 लूं और दूसरी संख्या 10 लूं, तो 5 घटा 10 माइनस का 5 आता है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए अंतर अगर प्राकृत संख्या पर परिभाषित है तो वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगला भाग। तो अगर भाग वास्तविक संख्या पर परिभाषित है तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया है? तो नहीं, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम a बटे b निकालना चाहें और b का मान 0 रखें, तब a बटा b परिभाषित नहीं है। इसीलिए भाग एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। चलिए देखते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ प्रॉपर्टीज। पहली है क्रम विनिमयता। समुच्चय X में एक द्विआधारी स्टार संक्रिया क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव कहलाती है। यदि प्रत्येक a, b belongs to x, यानी कि a और b जो x में है के लिए a स्टार b बराबर हो b स्टार a की। जैसे 4 जमा 3 बराबर है 7 के, तो 3 जमा 4 भी बराबर है 7 के, यानी 4 जमा 3 बराबर है 3 जमा 4 के। तो हम कहेंगे कि योग एक क्रम विनिमय है, यानी यहाँ पर ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। चलिए देखते हैं घटाव का। 4 माइनस 3 बराबर होता है 1 के, वहीं 3 माइनस 4 बराबर होगा माइनस 1 के। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 माइनस 3 3 माइनस 4 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्रम विनिमय नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है सहचार्यता। सहचार्यता क्या होता है? एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a क्रॉस a से a पर परिभाषित है, सहचार्य कहलाती है, यानी एसोसिएटिव कहलाती है यदि a स्टार b स्टार c, यानी जिसमें हमने a और b को साथ में सॉल्व किया है, बराबर हो a स्टार b स्टार c, जहां पर b और c को पहले हल किया गया है। For all a b c belongs to a, यानी प्रत्येक a b c जो कि a में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 4 जमा 3 जमा 5, जहां पे अगर 4 और 3 को हम पहले जोड़े, इसी प्रकार 4 जमा 3 जमा 5, जहां पे हम 3 और 5 को पहले जोड़े। आप देख सकते हैं दोनों ही संख्या बिल्कुल सेम है, हम बस कंबाइन अलग अलग संख्याओं को कर रहे हैं। पहले में हमने 4 और 3 को पहले जोड़ा और दूसरे में हमने 3 और 5 को पहले जोड़ा। इस प्रकार हमारे पास आता है 7 जमा 5 और दूसरे में आएगा 4 जमा 8।
7 जमा 5 12 के बराबर है तथा 4 जमा 8 भी 12 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में उत्तर बराबर है, यानी योग एक साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया वास्तविक संख्या पर परिभाषित है कुछ इस प्रकार, जहां a स्टार b बराबर होगा a जमा 2b के। तो हमें चेक करना है क्या ये सहचार्य है या नहीं। चलिए देखते हैं। अपनी तरफ से कुछ वास्तविक संख्याएं लेट करते हैं। a बराबर 8 लिया हमने, b बराबर 5 तथा c बराबर 4 लिया। तो a स्टार b स्टार c, जहां पर a और b को एक साथ अगर हम हल करें तो क्या होगा, a की जगह पे 8 स्टार b की जगह पे 5 स्टार c की जगह पे 4 रखा है। अब दी हुई संख्या लगाते हैं इस पे, यानी 8 जमा 2 गुने में 5 स्टार 4, ये आएगा 8 जमा 10 स्टार 4, 8 जमा 10 18 होगा, तो ये आया 18 स्टार 4। अब फिर से हम इस पे दी हुई संख्या लगाएंगे, तो ये आएगा 18 जमा 2 गुने में 4, यानी 18 जमा 8, जो आएगा 26। यानी a स्टार b स्टार c, जहां पर a और b को साथ में हल किया गया है पहले, तो यहाँ पे इसका मान आता है 26। अब हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c, जहां पर b और c को पहले हल करेंगे। तो a स्टार b स्टार c, b और c को हल करने के लिए हमने a b c का मान प्रतिस्थापित किया है। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 8 स्टार 5 जमा 2 गुने में 4। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 स्टार 5 जमा 8, आगे हल करने पर प्राप्त होगा 8 स्टार 13। अब फिर से इस पे हम संक्रिया लगाएंगे, तो ये आएगा 8 जमा 2 गुने में 13, यानी 8 जमा 26, और इसका मान आएगा 34। यानी a स्टार b स्टार c, जहाँ पे b स्टार c को पहले हल किया है, उसका मान है 34। इस प्रकार हमें दोनों मान प्राप्त हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि a स्टार b स्टार c बराबर 26, जहां a और b को पहले हल किया गया है, वो बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c, जहां b और c को पहले सॉल्व किया गया है। दोनों मान आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि a स्टार b जो a जमा 2b से परिभाषित है, एक साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तत्समक। किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार a क्रॉस a से a पर परिभाषित के लिए एक अवयव e बिलोंग्स टू a, यानी एक अवयव e है जो a में बिलोंग करता है, यदि इसका अस्तित्व है, तत्समक आइडेंटिटी कहलाता है। यदि a स्टार e बराबर हो a के, जो बराबर है e स्टार a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, यानी कैपिटल A में एक ऐसा अवयव e है जिसके लिए a स्टार e बराबर a के आ जाएगा तथा e स्टार a भी a के बराबर आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक जमा 0। अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं और योग हम द्विआधारी संक्रिया को ले, तो 1 जमा 0 बराबर आता है 1 के। इसी प्रकार 0 जमा 1 भी बराबर आता है 1 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 को अगर हमने ऐड किया है 1 में, तो आंसर 1 ही आया। और अगर हम ऐड की बात करें तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 को जोड़े तो आंसर वो संख्या खुद से आ जाता है, यानी 0 जो है वो तत्समक है योग संक्रिया का। चलिए अगला देखते हैं, व्युत्क्रमणीय। A में तत्समक अवयव E वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार A क्रॉस A से A पर परिभाषित के लिए किसी अवयव A बिलोंग्स टू A को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं, यदि A में एक ऐसे अवयव B का अस्तित्व है कि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A हो, तो B को A का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे प्रतीक
A इनवर्स यानी कि A की पावर -1 द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ पर A स्टार B बराबर आ जाए E यानी तत्समक के तथा B स्टार A बराबर आ जाए E यानी तत्समक के। A इनवर्स यानी A का प्रतिलोम B के बराबर होता है। जैसे अगर हम योग की बात करें तो 3 का प्रतिलोम -3 होगा और अगर हम गुणा की बात करें तो 3 का प्रतिलोम 1/3 होगा। इस वीडियो में हमने सीखा द्विआधारी संक्रियाएं, जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी, सहचार्यता यानी एसोसिएटिविटी, तत्समक यानी आइडेंटिटी, व्युत्क्रमीय यानी इनवर्स। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध स्रवण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने इस कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है, जो कि पोष कोरक की कोशिकाओं से घिरा होता है। अंतरोपण के बाद ये अंतर कोशिका समूह 3 परतों में विभेदित हो जाता है, जो कि है बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा और इन दोनों के बीच की परत मध्य जनस्तर। आइए अब भ्रूणीय परिवर्धन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर कोरक पुट्टी गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ है और यहाँ तक हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अभी दोस्तों, इस समय ऋतुस्राव भी हो सकता है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि ये कोरक पुट्टी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसा एक हार्मोन HCG उत्पन्न करने लगती है। HCG यानी कि मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। दोस्तों, इस हार्मोन की वजह से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का संपर्क टूट जाता है और ये HCG सीधा पित्त पिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम से संपर्क करती है, ताकि पित्त पिंड लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को उत्पन्न करता रहे। जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में होगा तो ऋतुस्राव नहीं होगा। और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये कोरक पुट्टी यहाँ पर गर्भाशय के हार्मोन को नियंत्रित कर रही है, जिससे कि एक संरचना बनती है जिसे हम प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ कोशिका के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति और भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करता है। अब दोस्तों, अपरा के बनने के बाद ये भ्रूणीय स्टेज में चला जाता है, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट विभेदित होकर भ्रूण में बदल जाता है, जो कि एमनियोटिक सैक में होता है और अपरा से जुड़ा होता है। 8 हफ्ते बाद हम इसको फीटस कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों, इस भ्रूण से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न हो रहा है। और साथ ही में एक और हार्मोन उत्पन्न करेगा जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जो कि जोड़ों में लचीलता प्रदान करता है।
और एक और हार्मोन ये उत्पन्न करेगा जो कि है HPL यानी कि मानव अपरा लैक्टोजन। ये सारे हार्मोन कुछ काम करते हैं जैसे कि भ्रूण का विकास, स्त्रियों में दुग्ध स्रावण को शुरू करना और ग्लूकोज को फीटस तक लाने का आदेश देना। अब दोस्तों आप सभी को एक और चीज इसमें याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं ये मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL और रिलैक्सिन हार्मोन ये सिर्फ किसी स्त्री में गर्भावस्था के दौरान ही उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में कॉर्पस लूटियम के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यह पहली तिमाही के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्राव करने के लिए कॉर्पस लूटियम को अनुमति देता है। दूसरा हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL। HPL एक पॉलीपेप्टाइड प्लेसेंटल हार्मोन है। इसकी संरचना और कार्य मानव विकास हार्मोन के समान है। ये भ्रूण की ऊर्जा आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान मां की उपापचयी स्थिति को संशोधित करता है और ये स्तन विकास भी करता है। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन, अपरा द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार करता है और प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन की क्रिया के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रसव को समझते हैं। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। आइए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों प्रसव के कुछ हफ्ते पहले जो अपरा होगी वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को उत्पन्न कर रही होगी बहुत ज्यादा मात्रा में। यह हार्मोन कोमल मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं जिससे कि संकुचन ना हो। लेकिन अब एस्ट्रोजन ही सिर्फ उत्पन्न हो रहा है और जो फीटस है वो भी कोर्टिसोल उत्पन्न करेगा जो कि अपरा को संकेत देगा और ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने को। अब कुछ विशिष्ट कोशिकाएं फीटस की ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करती है जो कि मायोमेट्रियल कोशिकाओं के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोनों गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन का आदेश देते हैं। धीरे धीरे संकुचन की वजह से लेबर शुरू होगा। लेबर का सबसे पहला चरण है डायलेशन, जिसमें कि फीटस की सिर की वजह से ग्रीवा फैलने लगेगी। जब ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाएगी तो मादा धक्का लगाएगी और एक्सपल्शन चरण में शिशु बाहर आ जाएगा। डिलीवरी के 30 मिनट के अंदर ही अपरा भी बाहर आ जाएगा, जिसको हम प्लेसेंटल चरण कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और दुग्ध स्रवण यानी कि लैक्टेशन को समझते हैं। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनीय या खीस यानी कि कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय मानव जनन खत्म होता है। इस वीडियो में हमने भ्रूणीय परिवर्धन को समझा, हमने प्रसव को जाना और साथ ही में हमने दुग्ध स्रवण की भी चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझेंगे। धन्यवाद।
ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या ये कैसा मजाक है? ना गद्दा है ना तकिया, फिर भी सोखता है बढ़िया। जो इतनी दोस्ती दिखाए, बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जो इसे सुलझाएगी वो पहेली की सहेली कहलाएगी। तो खुशी, ये सब तुमने किया है ना? मैम, मैं ऐसे नहीं कर सकती मैम। आपको तो पता है ना, मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। एकदम सीधी सादी है। हाँ, अच्छा रीटा, चलो पहेली सुलझाओ तो। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, धोकर धूप में सुखा दिया जाए, सूती कपड़ा ही तो है इसका जवाब। बिल्कुल सही, पर और क्या हो सकता है? मैम, सैनिटरी पैड। सही जवाब, वेरी गुड पूजा। सैनिटरी पैड? हाँ, ये क्या होता है? अरे वही जो बाजार से या आशा दीदी से खरीदा जाता है। कुछ लड़कियां सूती कपड़े की जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं बताती हूँ। सैनिटरी नैपकिन या पैड को पैकेट से निकालें, पीछे लगे कागज को उतार दें और कच्छी के अंदर लगा लें। ऐसा करने से पैड चिपका रहता है और खिसकने का डर भी नहीं रहता। मैम, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करें या सैनिटरी पैड, फर्क क्या पड़ता है ना? एक को बस खरीदना पड़ता है और दूसरे को नहीं। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? मैं भी कभी कभी सीरियस होती हूँ। अच्छा रीटा, अब बताओ तो, कपड़ा हो या सैनिटरी पैड, इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सिंपल है मैम, मार दिया जाए। कल माँ ने मुझे सिखाया था कि कपड़े को गड्ढे में गाड़ दे या जला दे। मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड के साथ भी यही किया जाए। एकदम सही, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे रीटा क्लास में काफी बात करने लग गई है, हाँ? वेरी गुड। अच्छा, सैनिटरी पैड को तुरंत जला देना चाहिए या? सैनिटरी पैड गीला होता है तो उसे अखबार में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। और कुछ दिनों बाद सारे सैनिटरी पैडों को एक साथ लपेटकर जला दो। बहुत अच्छे। वैसे स्कूल के शौचालय में हमारे यहाँ इंसिनरेटर भी है। हम कपड़ा या पैड दोनों उसमें डाल के जला सकते हैं, है ना? ये हुई ना बात। वाह, दोस्ती हो तो रीटा और रुखसार जैसी। मैम, हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं भी तो रीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी दोस्ती का क्या हुआ? अरे इसमें तुम्हारी दोस्ती कहाँ से आई? मैंने ही तो पहली चिपकाई। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। रीता, 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 हवा में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान
मैं खींचूं आज। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।